हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई विश कि आप सभी अच्छे ही होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने हर वीडियो में कहती हूँ, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो, मतलब विदाउट एनी टेंशन, बस अपने गोल की तरफ फोकस रहो। समटाइम्स यू जस्ट हैव टू पिक योर सेल्फ एंड कैरी ऑन। कई बार ऐसे होता है लाइफ में, कई सिचुएशन होती है जहाँ पे हम लोग काफ़ी डिमोटिवेट फील करते हैं। मतलब हमें लगता है कि यार अकेले हैं, क्या करना है, अब पढ़ें या नहीं पढ़े, एग्ज़ाम्स तो पोस्टपोन हो रहे हैं। उस समय आपको खुद को ही सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा अपने गोल्स के लिए, या फिर फोकस रहना पड़ेगा। क्योंकि जब आप चीज़ें करोगे, टाइम दोगे उस चीज़ को, तभी तो शायद आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको हीट ट्रांसफ़र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर बताने वाली हूँ। मतलब प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस आए थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हीट ट्रांसफ़र से रिलेटेड, आज हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू। ऑप्शन है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्शन बी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्शन सी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑप्शन डी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले हम लोग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या था, थर्मल इक्विलिब्रियम की बात की गई थी। उन्होंने कहा था कि अगर तीन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी एंड ऑब्जेक्ट सी, अगर ए और बी दोनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में और बी और सी भी दोनों एक साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ये डेफिनेटली होगा कि ए और सी भी होंगे। ठीक है, तो ये जो था वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे यूज़ आता है। कि अगर कभी आपसे ये पूछ ली जाए कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगता है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा। सेकंड लॉ पे आता, वो फर्स्ट लॉ पे आते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके था, एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड था। उसने क्या कहा था, किसी भी क्लोज साइकिल में जो नेट हीट इंटरेक्शन होगा वो इक्वल हो जाएगा आपके नेट वर्क इंटरेक्शन के। ठीक है, तो ये आपका यूज़ होता है आईसी इंजन में, जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है वो इसी पर बेसिस होता है। देन नेक्स्ट जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो उन्होंने क्या कहा था कि ना, बिना किसी एक्सटर्नल मीडियम के आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में एनर्जी नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हीट ट्रांसफ़र को। तो हीट ट्रांसफ़र किसके ऊपर बेस्ड होगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी से रिलेटेड था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Question number second. A steam pipe is covered with two layers of insulating materials, with the better insulating material forming the outer part. If the two layers are interchanged, the heat conductor. सबसे पहले ये समझो कि इंसुलेशन हम प्रोवाइड क्यों करवाते हैं। देखो, जब भी आप किसी भी आउटर सरफेस पे इंसुलेशन प्रोवाइड करवाओगे तो उस सरफेस का क्या होगा कि कंडक्शन रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा, लेकिन वहाँ पे आपको क्या मिलेगी, एक लार्ज सरफेस एरिया मिलेगा। और हमें जो पता है कि अगर कन्वेक्शन किस पे बेस्ड होता है, सरफेस एरिया पर, तो वो क्या करेगा कि वो हीट ट्रांसफ़र को इंक्रीज़ कर देगा और रेजिस्टेंस को कम कर देगा। ठीक है, तो जब आप आउटर पार्ट पे इंसुलेशन अप्लाई करोगे तो तब तो ये रिजल्ट रहेगा कि हाँ हीट ट्रांसफ़र इंक्रीज़ होगी और रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा। लेकिन जब यही चीज़ इनर पार्ट पे कर दोगे तो इसका बिल्कुल वाइस वर्सा हो जाएगा, हीट ट्रांसफ़र क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a long cylindrical rod of radius capital R and a surface heat flux of Q, the uniform internal heat generation rate is का इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2Q/R। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच सब्सटेंस हैज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। सबसे पहली बात तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, ये किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी होती है जिसमें उसके ये एबिलिटी बताता है कि वो कितनी हीट को, मतलब कितने हीट को कंडक्ट कर सकता है। ओके, अब ये सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, कंडक्टिविटी जो फिनोमिना होता है वो सॉलिड्स का होता है। ठीक है, सॉलिड में क्या होता है कि या तो लेटिस वाइब्रेशन की वजह से या फिर इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगी। देन सबसे हाईएस्ट क्या होगा थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड में। देन आपके आ जाएगा जैसे मेटल, नॉन मेटल, और उसके बाद आ जाएगा आपके एलॉयज, लिक्विड और लिक्विड या फिर गैस। हम हमारे हीट मैकेनिकल में लिक्विड या गैस इन सबको फ्लूइड्स में रखते हैं। ठीक है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होगी, एयर की। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, द पॉइजन्स इक्वेशन ऑफ जनरल कंडक्शन हीट ट्रांसफर अप्लाइड टू द केस। देखो, कई बार ये जो होता है कि इक्वेशंस की कंडीशंस पे आ जाता है। जैसे बर्नौली इक्वेशन आप कहाँ अप्लाई करते हो, उसके लिए कंडीशंस क्या होती है, क्वेश्चंस इसमें से भी आता है। तो इसमें पूछा गया कि पॉइजन्स इक्वेशन हम कहाँ अप्लाई करते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन विद हीट जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 6, द टाइम कांस्टेंट ऑफ ए थर्मोकपल इज।
इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द टाइम टेकन टू अटेन 63.2% ऑफ इनिशियल टाइम डिफरेंस। जहाँ पे आपको याद है हम ई की वैल्यू, ई की पावर लेते थे, ई की पावर माइनस एच अपॉन में रो बी सी इक्वल कर देते थे टी आई माइनस टी इन्फाइनेट, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर अपॉन में टी माइनस टी इन्फाइनेट। ठीक है, तो उस केस में हम टाइम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। तो इसका जो सबसे हाईएस्ट जो रहेगा वो 63.2% रहेगा इनिशियल टाइम डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस के। क्वेश्चन नंबर 7, हिजलर चार्ट्स आर यूज टू डिटरमाइन ट्रांजिएंट हीट फ्लो रेट एंड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन। अब 3 टाइप की कंडीशन बनती थी। पहली तो होती थी लंप्ड बॉडी कंडीशन। लंप्ड बॉडी कंडीशन कब लेते थे? जब कंडक्टिव रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस के। ठीक है, उस समय जो वायोट नंबर की वैल्यू रहती थी वो 0 से 0.1 तक रहती थी। ये रेशियो याद रखना, वायोट नंबर जो क्या होता है कंडक्टिव रेजिस्टेंस टू कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस होता है। ओके, हिजलर चार्ट आपकी अनस्टेडी केस में यूज़ करते थे, जब आपके जो हीट जनरेशन है और हीट डिसिपेशन रेट है दोनों अनइक्वल हो, तब उस केस में क्या होता था, वायोट नंबर को हम लगभग इनिशियली 1 मान लेते थे। तो ये कब आता था? जब कंडक्शन रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए आपके कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस के। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन रेजिस्टेंस आर ऑलमोस्ट टू इक्वल सिग्निफिकेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है डायमेंशनलेस टाइम इज रिप्रेजेंट बाय। तो फ्रेंड्स डायमेंशनलेस टाइम आप रिप्रेजेंट करते थे फॉरियर नंबर से, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन इज ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम कंसिडर्ड एज लंप्ड कैपेसिटी प्रॉब्लम। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेग्लिजिबल। मैं आपको इन दोनों की कंडीशन बता चुकी हूँ कि हिजलर चार्ट आप तब यूज़ लेते थे जब वायोट नंबर इक्वल हो जाता था 1 के, मतलब कंडक्टर जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगा कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस के। एंड लंप्ड बॉडी प्रॉब्लम हम तब कंसिडर करते थे जब हम मानते थे कि हाँ कंडक्शन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस के, मतलब वायोट नंबर की वैल्यू 0.1 की इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 10, यूजुअली फिन्स आर प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द rate of heat transfer, but fins also act as an inclusion. Which one of the following non-dimensional number decide this factor? तो वो कौन डिसाइड करता है? वायोट नंबर करता है। फिन्स क्यों प्रोवाइड करवाते हैं? क्योंकि ये लार्ज सरफेस एरिया देते हैं, मतलब कन्वेक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और कंडक्टिव रेजिस्टेंस को ये इंक्रीज भी करते हैं, लेकिन उसके कंपेरिजन में जो कन्वेक्शन है वो कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर ज़्यादा होता है, इस वजह से हम फिन्स प्रोवाइड करवाते हैं। और जो वायोट नंबर होता है वो रेशियो होता है कंडक्टिव रेजिस्टेंस और कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस का, तो वो डिसाइड करता है कि आपको फिन्स प्रोवाइड करनी है या नहीं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्टिवनेस ऑफ ए फिन विल बी मैक्सिमम इन ए एनवायरनमेंट विद। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये कब फिन्स इफेक्टिव होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फोर्स कन्वेक्शन के केस में। फोर्स कन्वेक्शन क्या होता है? जब भी हाँ देखो कन्वेक्शन का फिनोमेना होता है हीट ट्रांसफर ड्यू टू फ्लूइड्स, कि फ्लूइड के मोशन की वजह से आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है। अब अगर हमें ये फ्लो एक्सटर्नल मीडियम से, मतलब फैन ब्लोअर लगा के एक्सटर्नल मीडियम से हम करवाते हैं, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? फोर्स कन्वेक्शन, और इस टाइम में हीट ट्रांसफर रेट हाईएस्ट होता है फ्री कन्वेक्शन की कंपैरिजन में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिन्स आर मेड एज थिन एज पॉसिबल टू। ऑप्शन है रिड्यूस द टोटल वेट, ऑप्शन बी अकोमोडेट मोर नंबर ऑफ फिन्स, ऑप्शन सी इंक्रीज द विड्थ ऑफ फॉर द सेम प्रोफाइल एरिया, एंड ऑप्शन डी इम्प्रूव द फ्लो ऑफ कूलेंट अराउंड द फिन। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एकोमोडेट मोर नंबर ऑफ फिन्स। आप फिन को थिन बनाते हो, लेकिन उसको क्योंकि हमें बेसिकली जो हमारा इंपॉर्टेंस होता है वो क्या होता है? इसका सरफेस एरिया। हमें फिन का सरफेस एरिया लार्ज चाहिए, लेकिन उसकी थिकनेस आप कम कर सकते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिन्स आप यूज़ कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिन विल बी मोर इफेक्टिव व्हेन वायोट नंबर इज। क्या होनी चाहिए वायोट नंबर की वैल्यू? लेस देन 1, 0 से या 0.0 से 1 तक की वैल्यू होनी चाहिए इसमें। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन ऑल कंडीशंस आर आइडेंटिकल इन केस ऑफ फ्लो थ्रू पाइप्स विद हीट ट्रांसफर द वेलोसिटी प्रोफाइल विल बी आइडेंटिकल फॉर। किसके लिए वेलोसिटी प्रोफाइल एक जैसी होगी? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिक्विड हीटिंग एंड लिक्विड कूलिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए। अब वेलोसिटी प्रोफाइल इन्होंने पूछा है और वो वर्टिकली, तो वर्टिकली केस में क्या होगा? अगर हीटिंग होगी या कूलिंग होगी, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी, वहाँ से आप कर्व बनाओगे उसमें पैराबोला। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 ए, इन ए मास ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हॉट स्मोक इन कोल्ड एयर इन ए पावर प्लांट द कंसंट्रेशन प्रोफाइल विल बिकम आइडेंटिकल व्हेन। मास ट्रांसफर के लिए हम लुईस नंबर का यूज़ करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लुईस नंबर इक्वल हो जाएगा जब 1 के। क्वेश्चन नंबर 16, द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ फॉर कंप्यूटिंग ग्रेसोफ नंबर इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर इज। सबसे पहली बात, ग्रेसोफ नंबर होता क्या है? बॉन्सी फोर्स और विस्कस फोर्स का
रेशियो होता है ये, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सिलेंडर की केस में जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है LC की जो वैल्यू हम निकालते हैं V/A करके, ठीक है, तो वो आपकी किसकी इक्वल हो जाएगी, डायमीटर ऑफ सिलेंडर के। ग्रेसोफ नंबर का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, G बीटा डेल्टा T LC³ ठीक है। और यहाँ पे जो न्यू है वो काइनेटिक विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल बाउंड्री लेयर इज ए रीजन वेयर ऑप्शन ए हीट डिसिपेशन इज नेग्लिजिबल, ऑप्शन बी inertia and convection are of the same order of magnitude, option C convection and dissipation terms are of the same order of magnitude, and option D convection and conduction terms are of the same order of magnitude। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, inertia and convection are of same order of magnitude। क्वेश्चन नंबर 18, इन फोर्स्ड कन्वेक्शन, मतलब फोर्स कन्वेक्शन क्या होगा, जहाँ पे आप फ्लो एक्सटर्नल मीडियम से करवा रहे हो, ओके। द सरफेस हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर्म ए हीटेड प्लेट इज ए फंक्शन ऑफ, किसका होगा, फोर्स के केस में रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्रेंडेटल नंबर। अगर यहाँ पे आपको फ्री कन्वेक्शन पूछा होता तो वो किसका होता है, ग्रेसोफ एंड प्रेंडेटल का, इसका थोड़ा ध्यान रखना। देन क्वेश्चन नंबर 19, आइस इज वेरी क्लोज टू ए, आइस कौन सी बॉडी मानी जाती है, ऑप्शन है ग्रे बॉडी, ऑप्शन बी ब्लैक बॉडी, ऑप्शन सी वाइट बॉडी एंड ऑप्शन डी स्फेरिकल बॉडी। ये गलती मत कर देना कि वाइट बॉडी लगा दो, आइस को किसके क्लोज माना जाता है, ब्लैक बॉडी के। अब ये ब्लैक बॉडी होती क्या है, परफेक्ट एमिटर एंड एब्जॉर्वर होती है, मतलब जितनी एब्जॉर्ब करती है उतनी जो लाइट की रेज को एमिट कर देती है, हाईएस्ट एमिशन होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्लैक बॉडी। क्वेश्चन नंबर 20, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट ए सरफेस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज इक्वल टू, इंटेंसिटी किसकी इक्वल होगी, ऑप्शन है प्रोडक्ट ऑफ एमिसिविटी ऑफ सरफेस एंड 1/π, ऑप्शन बी प्रोडक्ट ऑफ एमिसिविटी ऑफ सरफेस एंड पाई, ऑप्शन सी प्रोडक्ट ऑफ एमिसिव पावर ऑफ सरफेस एंड 1/π, एंड क्वेश्चन डी प्रोडक्ट ऑफ एमिसिव पावर ऑफ सरफेस एंड पाई। तो आपकी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ एमिसिव पावर E एंड 1/π के, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू गाइज, ये थे वो 20 क्वेश्चन हीट ट्रांसफर से रिलेटेड। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।